नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ये लेक्चर नंबर कितना है? 8 है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में क्या था? फोर्स का जो अगर स्केलर फॉर्म होगा तो क्या था? 1/4 एफ इज इक्वल्स टू क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किनके बीच का फोर्स था? दो चार्जेस के बीच का फोर्स था। फिर पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? उसका वेक्टर सम पढ़े थे, मतलब वेक्टर सम नहीं, उसका वेक्टर रूप पढ़े थे, सदिश रूप पढ़े थे। किसका? कूलम्ब्स लॉ का। और वहाँ हमने फॉर्मूला भी लिखा था। जैसे कि फॉर्मूला क्या था? इस टाइप से F12 K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, चाहे इसका स्क्वायर का मॉड, दोनों बात एक ही हो जाएगा, इनटू यूनिट वेक्टर R12। ये उसकी दिशा को दर्शा रहा था। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है? अभी तक तो हम लोग पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़े। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमें कि 2 से अधिक होगा तब क्या करेंगे। तो मान लिया यहाँ पे 50 चार्जेस कहीं कहीं पड़ा हुआ है, बहुत सारे चार्ज, 50 क्या n चार्जेस सीधे कर देते हैं। अब इस सिस्टम में हमसे पूछ रहा है कि मान लिया ये Q1 चार्ज है, तो इस Q1 चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। अब ये सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिस्टम की बात करेंगे। तो इस पर कितना लग रहा होगा, इसका कैलकुलेशन हमको करना है। ठीक है, देखिए अब दिमाग में कन्फ्यूजन क्यों हुआ कि भाई इसका करने के लिए एक अलग मेथड होगा। ठीक है, कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। देखिए एक चीज़ था परमिटिविटी, है ना, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या करता था? उस फोर्स को अफेक्ट करता था, है ना, प्रभाव डालता था कि नहीं? क्या था परमिटिविटी? क्या था उसमें? जो मीडियम था, मीडियम एक दूसरे क्या होता था, अपने से होकर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पास करने दे रहा है, परमिट करने दे रहा है, इसी को हम परमिटिविटी कहते थे। मतलब इसका इफेक्ट किस पे है? उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। तो दिमाग में क्या आता है कि अगर इसके और इसके बीच फोर्स लग रहा है तो क्या इस पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, इस फोर्स को कोई प्रभावित करेगा कि नहीं। ठीक है, यही दिमाग में है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि इसका कोई इस फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि जितने भी फोर्स इस पे लग रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं कर रहा होगा। इसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आगे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। अभी हम समझ लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं जब 2 या 2 से अधिक चार्जेस द्वारा वहाँ पे फोर्स लग रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, चाहे कोई और भी अदर क्वांटिटी होगा जो वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। और वो कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तब जाकर मतलब कि तो वहाँ पे दिमाग में आता है कि क्या दूसरा फोर्स इस वाले फोर्स पे अफेक्ट करेगा कि नहीं, ये वाला इस वाले फोर्स को अफेक्ट करेगा तो नहीं, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। सिंपली जो इसके द्वारा इस पे लग रहा होगा, इसके द्वारा इस पे लग रहा होगा, इसके द्वारा इसके पर लग रहा होगा, सबका एक वेक्टर सम हो जाएगा। यही था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे भी। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है। मतलब बहुत सारे चार्ज हो, n चार्जेज हो, तो तब क्या चार्ज होगा, तब क्या फोर्स लग रहा होगा किसी एक पर। अब क्या करते हैं? टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। किसी एक चार्ज पे फोर्स बहुत सारे चार्जेस के द्वारा एट रेस्ट, जब चार्ज क्या, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रेस्टे वाली पढ़ रहे हैं। ठीक है, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। जितना भी फोर्स लग रहा होगा उसका क्या होगा? वेक्टर सम होगा। दैट चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, उस चार्ज पे अन्य चार्जेस के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग फिगर 1.11 में देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 चार्जेस लिए हैं। कितने चार्जेस लिए हैं? 3 चार्जेस। कौन कौन? Q1 Q2 और Q3। ओके, अब यहाँ पे
हम ज्ञात करने जा रहे हैं कि Q1 पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो समझ गए कि क्या होता है, एक के द्वारा जो पहले से इस पर फोर्स लग रहा है F12 पर F13 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से अब देखिए इस Q1 चार्ज पे सबके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। अब देखिए अभी हमने सबको Q1, Q2 और Q3 तीनों को क्या माना, पॉजिटिव ही माना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच लाइन मिला देंगे, इन दोनों के बीच लाइन मिला देंगे, ठीक है। अब इनका पोजीशन वेक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे, पोजीशन वेक्टर। Q1 चार्ज है तो इसका जो यहाँ पे मूल बिंदु से अगर हम इसको बताएंगे तो इसका जो वेक्टर होगा कौन सा होगा, R1 वेक्टर होगा। क्या होगा, R1 वेक्टर। Q2 चार्ज का जो होगा कितना होगा, R2 वेक्टर। Q3 चार्ज का होगा कितना होगा, R3 वेक्टर, ठीक है। अब इस तरह से इन तीनों चार्जेस का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब फोर्स क्या लगता है, जैसे कि Q2 का किस पे लगेगा, Q1 पे लगेगा, हमको Q1 पे ज्ञात करना है ना, तो Q1 पे लगेगा तो किसके अकॉर्डिंग लगता है, इन दोनों के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उसी के अनुरूप लगता है, ठीक है। तो ये लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे, ये भी लाइन ज्वाइनिंग हम कर देंगे। अब देखिए एक चीज़ हमको पहले समझना है, यहाँ पे हमने जो इस वेक्टर का नाम रखा है, चूँकि फोर्स की दिशा इधर है ना, तो हमने वेक्टर ये वाला इस पे लगा रहा है तो यहाँ पे हम इसका भी दिशा उसी रूप में रख दिए, ये वाला इधर लगा रहा है तो इसका भी दिशा उस रूप में रख दिए। अब इसका नामकरण करना है R12 और R13। तो हमने इसको क्या पढ़ा था, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इस तरह से। उसी तरह इसका जो रेडियस वेक्टर होगा, चाहे पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर रेडियस वेक्टर, इस वेक्टर का नाम अगर इसमें देखें तो यहाँ पे जो फाइनल हम मान रहे हैं 1 को मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, 1 को, और इनिशियल मान रहे हैं 2 को, 2 से 1 पे जाने की। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। जब वेक्टर पढ़ेंगे आप लोग को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको सिंपली याद रहे, क्या याद रहे, अगर F12 है तो R12 है। इसको हम डिफाइन भी करेंगे, मतलब जब हम इसको लिखेंगे तो डिफाइन कर देंगे भाई R12 का मीनिंग क्या है। R12 में इनिशियल है 2, फाइनल है 1। बात वही यहाँ भी, फाइनल किस पे लग रहा था, 1 पे लग रहा था, किसके द्वारा, 2 पे, तो उसी रूप में हमने इसको कर दिया है। लेकिन नॉर्मली लिखना चाहिए हमको किसको, R12 को R21 लिखना चाहिए था, ठीक है। इसको R13 को R31 लिखना चाहिए था, लेकिन जैसे लिखे हैं ऐसे ही चलिए। उसी तरह यहाँ पे ये जो रेडियस वेक्टर होगा इसका क्या हो जाएगा, R13 हम नाम रख दिया, ठीक है। अब लेते हैं, लेट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, हाँ, 2 अदर चार्जेस Q2 एंड Q3। कौन कौन है, F12 है और F13 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मतलब कि Q2 जो है इस पे फोर्स लगा रहा है कितना, F12, Q3 इस पे फोर्स लगा रहा है F13, ठीक है। उसके बाद द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेज Q1, Q2 एंड Q3 आर R1, R2, R3, ये हो गया। तो जो फोर्स की फार्मूला होगा यहाँ पे वैल्यू होगी, क्या होगी, F12 का वैल्यू K Q1 Q2 बट्टा में जो इनके बीच का जो रेडियस वेक्टर है कौन है, R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे फिर उसका हम क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर डाल देंगे, कितना, यूनिट वेक्टर R12। उसी तरह F13 का हो गया। अब इसका हम वेक्टर सम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो सिंपली इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या, जब हम एक क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि कैसे वेक्टर सम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है, अभी ये जो फोर्स लगा, चूंकि दोनों में रिपल्सन है तो ये इसको इधर धक्का देगा, है ना। तो जो फोर्स लगेगा F12, ये भी Q3 इसको भी उधर धक्का दे रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स उसी दिशा में, इसी रेडियस के अनुरूप क्या हो जाएगा, F13। अब हमको वेक्टर सम निकालना है, तो बताओ कैसे होगा वेक्टर सम, कौन सा रूल लगेगा, ट्रायंगुलर रूल लगेगा या पैरेललोग्राम वाला, पैरेललोग्राम। क्यों, ट्रायंगुलर क्यों नहीं लगेगा,
बोलो बोलो बोलो, आ रहा है तुमको, समझ में आ रहा है? बताओ। देखो ट्रायंगुलर कब लगता है? जब कोई एक वेक्टर का हेड हो, उस पर दूसरे का टेल हो, ठीक है, तब ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ट्रायंगुलर लॉ। लेकिन जब एक वेक्टर हो और दोनों का टेल एक साथ हो, तब क्या लगेगा? पैरेललोग्राम। चाहे दोनों का हेड एक साथ हो तो भी क्या लगेगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यहाँ पे तो दोनों लग सकता है, आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम ऐसे ऐसे करके पैरेललोग्राम पे, देखो दोनों ट्रायंगुलर ही होता है और दोनों पैरेललोग्राम ही होता है, बस समझने का हेर फेर है। अब देखो क्या करेंगे, ये क्या होगा, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है तो पैरेललोग्राम लगा दीजिए, इसके समांतर में खींच दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हमने खींच दिया और इसके समांतर में यहाँ से खींच दिए, हो गया। अब तो हो गया ये पैरेललोग्राम। इसका जो डायगोनल होगा ये हो जाएगा इसका वेक्टर सम। मतलब कि ये वाला जो, अगर हम इसका नामकरण कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 लिखे हुए हैं ना, F1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अब ध्यान से तो देखो थोड़ा, अगर यहाँ पे भी देखो, अगर आधे पार्ट को तुम ध्यान से देखो, ये सीधा है और इसके पैरेलल में हमने खींच दिया, ऐसे गया, फिर इसके हेड पर ये टेल हुआ और इसको मिला दीजिए, क्या ये ट्रायंगुलर है कि नहीं? आधा वाला पार्ट है ना। इधर भी देख लो, ये ऐसे गया और इसके बराबर में इधर हम खींच दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसे घुमा ऐसे घुमा, क्या ये भी पार्ट ट्रायंगुलर है कि नहीं? तो दोनों एक ही बात है, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम। मैथमेटिकली समझिएगा तो दोनों एक ही वो बात, अलग अलग बात नहीं है। ठीक है, हमको बस उसे समझा देना है। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करते, कैसे करते, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो ऐसे हो गया पैरेललोग्राम की तरह, ठीक है, दूसरा क्या है, इस तरह से F1 2 है ना, और दूसरा है F1 3। सिंपली हम ऐसे भी कैलकुलेट, पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल में हम यहाँ खींच देते, क्या वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं? पढ़े थे ना, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे कि जितना वेक्टर का साइज भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। आप यहाँ लिखे हैं, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इसके पैरेलल में यहाँ भी लिख सकते हैं। शिफ्ट आप वेक्टर को कर सकते हैं, तो वही शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली इसको मिला देते, ट्रायंगुलर लॉ से हम निकाल लेते। ठीक है, दोनों बात एक ही है, अलग अलग चीज़ नहीं है, लेकिन पढ़ते अलग अलग। बच्चे जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो अलग अलग, लेकिन है एक ही चीज़। तो यहाँ से हम F1 को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये सिस्टम था 3 गो का, कितना का सिस्टम था? 3 का। अब क्या इससे ज़्यादा वाला सिस्टम को नहीं निकाल सकते हैं? सिमिलरली निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे 3 था, अब n रख दिए तो n होता, अब 3 था तो 10 गो ले लेते हैं, 10 गो रहता था 10 तरह से फोर्स लगता वहाँ पे, और 10 का वेक्टर सम हम करते, है ना, यही ना करते। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा n चार्जेस के लिए, इफ़ ए सिस्टम हैव n चार्जेस, कौन कौन चार्जेस? Q1 Q2 से लेकर Q1 तक, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू कौन कौन, एक पे लगेगा तो किसके, एक पर एक के द्वारा लगेगा, नहीं ना लगेगा, एक पर दूसरे के द्वारा लगेगा, तो दूसरे के द्वारा कौन होगा? Q2 Q3 और Q1। इन सब के द्वारा जो फोर्स लगेगा सबका वेक्टर सम कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा जो Q1 पे लग रहा है। यहाँ पे Q1 पे निकाले, कोई कह देगा Q5 पे निकालिए, तो Q5 पे नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। Q1 के जगह पे हम किसी भी चार्ज को रख सकते हैं। अच्छा चलिए, हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, मतलब कि क्वेश्चन देते हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है पूरा मिटा ही देते हैं, इधर का सब लिख लिया है ना, ध्यान से इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा, पूरा इसी पे आधारित है। हम सबसे पहले ले लेते हैं एक वर्ग लेते हैं, क्या लेते हैं? वर्ग, जिसका साइड हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो सब 2 सेंटीमीटर है ना। A B C D, चाहे लगातार चलिए A B C D,
ठीक है। अब यहाँ पे 4 कोना है। अब ए पर रखे हुए हैं Q1, बी पर रखे हुए हैं Q2 को, सी पर रखे हैं Q3 को और डी पे रखे हुए हैं Q4 को। हमको फाइंड करना है Q2 पर टोटल फोर्स कितना होगा। अब चार्ज का वैल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। एक है 2 गुने 10 के पावर -6, ठीक है। और यहाँ पे भी Q3 भी है 2 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब। और Q4 है, इसको लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं 2 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब, और इसको भी लिख देते हैं 2 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब। चारों बराबर है। अब 2 सेंटीमीटर अथी भी है, इसका रेडियस भी है ना, रेडियस कह रहे हैं, भुजा भी है इसकी। अब क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 5 मिनट के समय, सभी आदमी कीजिए तो पॉज कर दो। अब देखिए, इसको हमको कैलकुलेट करना है। अब ये सारी चीज़ें अलग लिख देते हैं, चूँकि सारे चार्ज की वैल्यू समान है ना। Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू Q4 कितना है 2 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब। और जो ये चूँकि क्या है, स्क्वायर है ना, वर्ग है, तो इसको लिख देते हैं। इसका जो भुजा है कितना है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलिए, कितना हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर, बोलिए, -2 मीटर हो जाएगा, है ना। अभी सबको मिटा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। मिटा दिए। अब देखिए फोर्स कैसे लगेगा, जो इसका लाइन ज्वाइनिंग होता है उसी के अकॉर्डिंग लगता है फोर्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ किसके द्वारा, Q3 के द्वारा किस पे, Q2 पे, तो मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ये फोर्स हो जाएगा। फिर इसके द्वारा Q1 के द्वारा इधर कितना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फिर एक Q4 आ रहा है ना, इसको इससे मिलाइए, मिलाएंगे ना, इसके लाइन ज्वाइनिंग के हिसाब से होता है, तो लाइन ज्वाइन कर दिए। अब इसके हिसाब से फिर आगे कितना हो जाएगा F24, यही ना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये कितना होगा, ये रेडियस कितना होगा, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, बोलिए तो। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं पता है, भुजा स्क्वायर, वो क्षेत्रफल होता है 3√2a होता है। क्या होता है, √2a, a भुजा हो गई, तो इसकी वैल्यू कितना हो गई 2√2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2√2 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, F21 और F23 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, है कि नहीं, निकाल के देखो। पहले हम निकाल लेते हैं F21 क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, नहीं ना होगा। K की वैल्यू कितना 9 इंटू 10 के पावर 9, और Q1 कितना है 2 इंटू 10 के पावर -2, 2 इंटू 10 के पावर -2। Q2 भी उतना ही है 2 इंटू 10 के पावर -2। अब बट्टा में R कितना है 2 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा, अरे तो भुजा हो गया, -6 ना है ये, यहाँ पे -6, ये -6, भुजा कितना है 2 इंटू 10 के पावर -2 का स्क्वायर, है ना। एक बार और लिख देते हैं 2 इंटू 10 के पावर -2। कैलकुलेट कीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, है ना। कितना हो जाएगा 9 इंटू ऊपर में +9 माइनस में कितना 12, कितना हो जाएगा 10 के पावर -3। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 10 के पावर
4, इसको ऊपर लेके जाइए, 9 गुने ये प्लस हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा 90 न्यूटन। कितना हुआ 90 न्यूटन हो गया। अब F2 निकालिए, इसका कितना होगा? चरजबा दोनों समान है और रेडियस भी तो समान ही है इस पे, तो क्या बराबर नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये भी F23 किसके बराबर हो जाएगा? F21 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? अब एगो अलग होगा ये वाला, है ना, कौन सा? F24 का मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या होगा? K Q2 Q4 बटा R²। यहाँ पे K 9 इंटू 10 के पावर 9, Q2 कितना 2 इंटू 10 के पावर -6 और Q4 भी उतना ही है 2 इंटू 10 के पावर -6। R कितना है भाई? यहाँ पे 2√2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2√2 गुने 10 के पावर -2, फिर से 2√2 इंटू 10 के पावर -2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखो 9, अब नीचा में √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 ही होगा, गुना, अब देखिए कितना हो जाएगा 10 के पावर 9 में से 12 घटा -3, अब बट्टा में कितना 10 के पावर -4, ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4.5 होगा और यहाँ पे इंटू 10 मतलब कितना 45 न्यूटन आ गया। अब हम इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। अब सोच के देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा, होगा कि नहीं? और डायगोनल कितना पे होता है? 45 पे होता है, तो ये पे कितना होगा? 45 से ना होगा, होगा कि नहीं? अब देखो इसको कैलकुलेट करो, हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था दो वेक्टर को जोड़ने का, याद है? क्या था? रूट अंडर वाला क्या था? रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या था? टोटल फोर्स था, है ना। इसका जो एंगल था कितना था? हाँ, tan अल्फा बराबर b sin थीटा या b cos थीटा? cos थीटा था, हाँ वही था लेकिन नहीं याद। b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, यही ना था कि उल्टा? ऊपर cos होगा नीचे sin होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं। चलो